स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3 एंडोक्राइन डिसऑर्डर को हम पढ़ रहे थे। सेक्शन ए हम पढ़ चुके हैं, डायबिटीज़ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से सेक्शन बी हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। कल इसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हवाले से कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये हमारे साथ हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, इसको प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ किडनी के ऊपर एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, एक केप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये दो पोर्शन पर डिवाइड होता है, एक पोर्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, अनदर पोर्शन एड्रिनल मेडुला कहलाता है। एड्रिनल मेडुला जो है ये केचिकोज एमीन्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये दो तरह की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसके 3 लेयर्स है, ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से पहला जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जूना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब एल्डोस्टेरॉन्स को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो दूसरा लेयर है, मिडल लेयर है, उसको हम जूना फेसिकुलेटा कहते हैं, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्टिसोल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम जूना रेटिकुलेरस कहते हैं, जो कि एड्रेनल एंड्रोजीन्स को प्रोड्यूस करता है। और ये इसको कौन कंट्रोल करता है, ये सब जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स के ज़रिए जो है इसकी कंट्रोल रेगुलेशन होती रहती है, ठीक है। और ये जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला में इसकी प्रोडक्शन होती है। तो कल के क्लास में हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो लेक्चर है आज का वो क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ये हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे हम बढ़ेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के हवाले से कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस भी क्या करती है, परफॉर्म करती है। मतलब ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से जो है क्या करती है, काम करती है और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट, फ़ॉरेन मटीरियल, फ़ॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, ठीक है, चाहे स्किन के ज़रिए हो, चाहे रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए हो, चाहे ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए हो, ठीक है, आ जाता है। तो हमारे ब्लड में इम्यून सिस्टम के सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो है इसको क्या कर लेते हैं, नोटिफाई, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में ये वाइट ब्लड सेल्स उस जो फॉरेन पार्टिकल है उस पर अटैक कर लेता है और कुछ सेल्स को जो है इम्यून सिस्टम की तरफ ले जाता है कि उनको इन्फॉर्म करे कि यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं, हमला किया हुआ है। तो ये जो सेल्स जिन्होंने इन फॉरेन बॉडीज़ पर अटैक किया होता है, तो ये इन फॉरेन बॉडीज़ को जो है कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रोक लेते हैं और अपने इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहली जो रिस्पॉन्स होती है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर लेती है। इन्फ्लेमेशन जो प्रोड्यूस हो जाती है तो ये एक लोकेशन के तौर पर काम करती है, जीपीएस के तौर पर काम करती है कि दूर से ही जो दूसरे इम्यून सेल्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरिया इन्फ्लेम हुई है। तो वो जो इम्यून सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं और इस फॉरेन ऑब्जेक्ट पर अटैक करके इसको मज़ीद क्या कर लेते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद इन्फ्लेमेशन को काज कर लेता है। सो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे साथ ये ऐसे स्टेरॉइड्स है जो कि इस इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट जो है काम करती है। इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं या जो इन्फ्लेमेशन है इसके अगेंस्ट काम करता है, इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। सो द मोस्ट important therapeutic properties of glucocorticoids are their potent anti-inflammatory and immunosuppressive
एक्टिविटीज़। मतलब ये है कि जब ये इन्फ्लेमेशन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो गया कि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, कुछ टाइम के लिए सप्रेस करता है, जिसके बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फ़ॉरेन सेल्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि सप्रेस हुआ होता है, कुछ टाइम के लिए इम्यून सिस्टम ने अपना काम छोड़ा होता है। तो ये इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक खसूसियत है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। These therapeutic effects of glucocorticoids are the result of a number of actions. The lowering of circulating lymphocyte is known as to play a role. In addition, these agents inhibit the ability of leukocyte and macrophages to respond to antigens. ठीक है, इसी तरह से जब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम अपने पेशेंट को देते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर वो पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई होती है, तो सर्जरी होने के बाद जो है मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई हो या किडनी ट्रांसप्लांट की गई हो, लिवर ट्रांसप्लांट की गई हो, तो उस टाइम जो है हम अपने पेशेंट के जो इम्यून सिस्टम है इसको कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज़ है, वो इस न्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गन को कहीं फ़ौरन से मतलब कोई बाहर की चीज़ ना समझ बैठे और इस पर हमला ना कर दे, जिसको हम ऑटो इम्यून भी कहते हैं, जिसमें इम्यून सेल अपने ही बॉडी के सेल्स को क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इस वजह से जो सर्जरीज होती हैं, तो सर्जरीज के जो पेशेंट होते हैं उनको हम कुछ टाइम के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, दीज एजेंट इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट्स आपके वाइट ब्लड सेल्स है। मैक्रोफेजेस ये आपके इम्यून सेल इम्यून सिस्टम के क्या है, कंपोनेंट है। इनको क्या कर लेते हैं, इनको कुछ टाइम के लिए इनएक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट पर या जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स होते हैं उस पर अटैक नहीं करते, ना ही उसके टिश्यूज़ को खाने की कोशिश करते हैं, और वो महफूज रहते हैं। ठीक है, कौन ये काम करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। ये हमारे साथ क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आल्सो डिक्रीज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक फंक्शन ये भी है कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे साथ, ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन है और इसकी जो सिक्रीशन है उसको भी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। जी सर। They inhibit phospholipase A2 which block the release of arachidonic acid, जो कि हमारे साथ क्या है, प्रीकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन्स की फ्रॉम मेम्ब्रेन बाउंडेड फोस्फोलिपिड। The decreased production of prostaglandins and leukotrienes is believed to be central to the anti-inflammatory action. Lastly, these agents influence the inflammatory responses by stabilizing mast cells and basophil membranes, रिजल्टिंग इन डिक्रीज हिस्टामीन रिलीज। इसी तरह से हमारे साथ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जिसको हम कॉर्टिसोल्स कहते हैं, ठीक है, तो इनकी एक फंक्शन ये भी है कि ये क्या करती है, फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम जो है इसको क्या करती है, इसको इसकी जो रिलीज है इसकी जो रिलीज है इसको क्या करती है, स्टॉप करती है, या फोस्फोलाइपेज एंजाइम के जो फंक्शन है इसको स्टॉप करती है, जिसकी वजह से एरिकोडोनिक एसिड जो है इसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। एरिकोडोनिक एसिड क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन और जो ल्यूकोट्रीन है इसके प्रिकर्सर है। मतलब यह है कि एरिकोडोनिक एसिड से हमारे साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये एरिकोडिनिक एसिड जो है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, फोस्फोलिपिड के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाती है और ये रिलीज होना स्टॉप हो जाता है। अब इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है।
ठीक है। जब इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स प्रोड्यूस होना क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्रिन्स की जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाती है और इसके डिक्रीज होने की वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है ये क्या हो जाते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को बास कंडीशन में क्या करते हैं, बास सिचुएशन में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को एनहांस करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, जिसके ज़रिए हमारे साथ हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल्स और जो बेसोफिल्स मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि हमारे साथ इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स है, ठीक है, इस ये क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। सो स्टेबलाइज होने की वजह से फिर हमारे साथ जो हिस्टामीन रिलीज है उसमें क्या आ जाती है, डिक्रीज आ जाती है। तो ये एक प्रॉपर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में और इसकी प्रोडक्शन, इसकी सिक्रीशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। अगर इसकी प्रोडक्शन सिक्रीशन में थोड़ी सी भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो इसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये बुरी तरह से क्या हो सकता है, मुतासिर हो सकता है, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम में इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कितना ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हमारे सेंटर जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इस पर क्या इफेक्ट होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट से क्या मुराद है, मतलब ये है कि ये जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये पीआर इंटरवल जो है इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करता है। पीआर इंटरवल आपको पता होगा, जो ईसीजी वगैरह करते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ वेस्कुलर रिस्पॉन्स टू एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इसी तरह से हमारे साथ जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन है जिसको हम एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी, इसके रिस्पॉन्स में जो सेंसिटिविटी होती है हमारे वेसल्स की, ठीक है, इसको बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर इमरजेंसी कंडीशन में जो हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे है वो स्टिमुलेट होते हैं, जिसके नतीजे में एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसके बेस पर हमारी बॉडी या तो फाइट रिस्पॉन्स में आती है या फ्लाइट रिस्पॉन्स में आती है। सो इन रिस्पॉन्सेस को क्या करती है, इन रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट करती है, ठीक है, कौन, कार्टिकोस्टेरॉइड्स। इसी तरह से ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज, एल्डोस्टेरोन्स हार्मोन्स की वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स जो है, स्टीरॉइड्स ये हाइपरटेंशन काज कर सकती है, ठीक है। तो ये स्टीरॉइड्स के फंक्शंस के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है कि जो कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम में ये इस तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, पीआर इंटरवल को शॉर्ट करता है, वेस्कुलर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स के लिए ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और हाइपरटेंशन काज कर सकती है। क्लियर है। इसी तरह से ब्लड पर इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हमारे ब्लड पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारे ब्लड को किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है। सो डिक्रीज इन लिम्फेटिक टिश्यूज़ एंड इन सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट, ब्लड पर इसके इफ़ेक्ट ये होते हैं कि लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यूज़ में जो है ब्लड की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा हमारे साथ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट जो होते हैं, ब्लड में हमारे साथ जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है, लैम्फ सेल्स, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स, इसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा क्लोटिंग टाइम जो है इसको शॉर्ट कर देता है, प्रीजम्बली ड्यू टू इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट बढ़ने की वजह से वाइट ब्लड सेल्स की तादाद, प्लेटलेट ये
क्या होते हैं प्लेटलेट? ये हमारे साथ वो सेल्स होते हैं जो कि ज़ख़म को बनने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर ज़ख़म लगता है तो ये प्लेटलेट सेल्स उस ज़ख़म की तरफ आते हैं और उस ज़ख़म पर जो है जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ख़म जो है जल्दी बढ़ जाता है। तो इसके अलावा प्लेटलेट काउंट के बढ़ने की वजह से क्लॉटिंग टाइम जो है क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। मतलब ब्लड जो है वो बहुत जल्दी फिर क्लॉट होता है, ठीक है, उससे बहुत जल्दी क्या बनता है, लोथराज जो है उससे बहुत जल्दी बन जाता है। सो ब्लड जो है वो फिर थिक रहता है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है? सर ये बात दोबारा बताइएगा। अच्छा जी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, पहली जो इफ़ेक्ट होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हमारे ब्लड पर वो ये होती है कि ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ में जो है ब्लड की जो कंसंट्रेशन है या ब्लड को जो है डिक्रीज़ कर देता है। इसी तरह से जो हमारे साथ लिम्फोसाइट्स होते हैं ब्लड में, तो उस लिम्फोसाइट में को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है इसको बढ़ा देती है। ओवरऑल क्लोटिंग टाइम को जो है, ब्लड क्लोटिंग टाइम को ये डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो प्लेटलेट काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। प्लेटलेट काउंट के इंक्रीज़ होने की वजह से ही क्लोटिंग टाइम क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो बाज़ औक़ात जब लोगों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो उनको जब ये प्रॉब्लम होता है तो उनको फिर हम क्या करते हैं, ब्लड थिनिंग ड्रग्स देते हैं, जिसमें आपके पास क्या कहते हैं, एस्पायरिन आ जाता है मेरे ख़्याल से। इसी तरह से दूसरे ड्रग है जो कि क्या करती है, ब्लड को थिन करती हैं, तो वो फिर हम उनको देते हैं, क्योंकि अगर ब्लड जो है ज़रूरत से ज़्यादा थिक होता है तो इसकी वजह से पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर शॉक भी हो सकते हैं, उनको जो है सेरेब्रल वास्कुलर शॉक भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जो है पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा जी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हमारे ग्रोथ पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारे ग्रोथ पर क्या असरात होते हैं? सो लार्ज डोजेस रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, हाइपर सिक्रीशन हो बच्चों में, ठीक है, तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाते हैं, बोनापन का शिकार हो जाते हैं, बच्चे जो है वो छोटे रह जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो है उनकी हाइट छोटी रह जाती है। ये क्यों? ये इसलिए कि उनकी बचपने में ही जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, एक तो उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई होती है, दूसरा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है ये बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और बच्चा जो है वो ड्वार्फ रह जाता है। इसके अलावा सिस्टम इफ़ेक्ट्स आर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होती और बच्चा जो है बौना हो जाता है। इसके अलावा टीथ जो है इसको इफ़ेक्ट कर सकती है। सेलुलर एक्टिविटी एक एपिफेजियल कार्टिलेज, ठीक है, जो एपिफेजियल कार्टिलेज होता है तो इसको क्या करता है, इसको बुरी तरह से मुतासिर करता है। तो ओवरऑल इफ़ेक्ट ग्रोथ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ये होते हैं कि अगर बच्चों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो इसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है और बच्चे जो है बोनापन का शिकार हो जाते हैं। सही है? अच्छा जी, यस सर। अब आ जाते हैं, सब्र करें, सही है, आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स मेटाबॉलिज्म की तरफ कि किस तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हमारी बॉडी जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ क्या काम करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड 90% टू प्लाज्मा प्रोटीन मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाउंडिंग ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूलिन। तकरीबन 90% हमारे साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड हुए होती हैं तो ज़्यादातर उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन या एल्ब्यूमिन होते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या वो ग्लोब्यूलिन के साथ उसने बॉन्डिंग की होती है या एल्ब्यूमिन के साथ की होती है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 90 मिनट से लेकर 110 मिनट्स तक होती है। कंजुगेशन इन लिवर, मतलब लिवर में ये क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, दूसरे कंपाउंड्स के साथ ये जॉइन होते हैं, जैसे कि डाईहाइड्रो
कॉर्टिसोल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से टेट्राहाइड्रोकॉर्टिसोल्स हो गए, और इसी तरह से फिर यूरिन के ज़रिए ये बॉडी से क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स होते हैं जिसमें आपके साथ प्रेडनिसोन आ जाते हैं और प्रेडनिसोलोन्स आ जाते हैं, ये मोर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। इनकी जो फंक्शन है ये क्या है, बहुत ज़्यादा है एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, मतलब बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं। प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन जो कि हमारे साथ सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, या स्टेरॉइड्स आप इसको कह सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप किस रूट के ज़रिए पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो पहली जो रूट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो है टॉपिकल स्टेरॉइड। टॉपिकल स्टेरॉइड से मुराद ये है कि स्किन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आई के थ्रू या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सो टॉपिकल स्टेरॉइड यूज्ड टॉपिकली ऑन द स्किन, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी रूट है वो है इनहेल्ड स्टेरॉइड। इनहेल्ड स्टेरॉइड जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल म्यूकोसा, साइनोसिस, ब्रोंकाई एंड लंग्स। साइनोस नेजल म्यूकोसा के लिए, म्यूकोसा से मुराद नेजल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेजल मेम्ब्रेन, साइनोसिस अगर किसी को भी हो, ब्रोंकाई हो गया, या लंग्स, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनहेल स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जो कि ब्रीथ इन के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, सांस के ज़रिए जो है इसको इनहेल करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ओरल फॉर्म है, जिसमें हमारे साथ प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन आ जाते हैं, इसको हम ओरली पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। पेरेंटल फॉर्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये हमारे साथ इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि हम आईवी लाइन के ज़रिए पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हमारे साथ डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जो कि हम डिफरेंट रूट्स के ज़रिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर ये बॉडी के अंदर पैदा मतलब खुद से जनरेट होते हैं, ये जब जनरेशन कम होती है तब हम लोग ये बाहर से देते हैं? जी जी बिल्कुल, ये हम बाहर से देते हैं, और अक्सर हमारे साथ जो पेशेंट मतलब एलर्जिक रिएक्शन आपने देखा होगा, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं चीज़ों से, उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को भी हम स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड्स का काम ये होता है कि ये जो हिस्टामीन्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं, और आपको पता है कि हिस्टामीन जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एलर्जिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करने में। तो बिल्कुल हम क्या करते हैं, ख़ास सिचुएशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये हम पेशेंट को बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं, और तब भी एडमिनिस्टर करते हैं जब हमारा जो नेचुरल प्रोसेस होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है, जब वो अपना काम करना छोड़ देता है तो हम फिर बाहर से मेडिसिन ड्रग के ज़रिए देते हैं, जैसे कि इंसुलिन। डायबिटीज़ में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि पेनक्रियाज जब काम नहीं कर रहे थे तो फिर हम बाहर से हम क्या करते थे, उनको मेडिसिन देते थे, जिसके थ्रू या तो वो बीटा सेल थोड़े से स्टिमुलेट हो जाते थे और वो फिर सही तरीके से उसको प्रोड्यूस करते थे इंसुलिन को। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते थे तो फिर हम उन पेशेंट को मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर क्या कर लेते थे, उनको रख लेते थे। तो बिल्कुल हम बाहर से तभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोटीन वगैरह देते हैं जब अंदर बॉडी प्रोटीन बनाना या प्रोटीन्स को यूज़ करना छोड़ जाए, तो तभी हम बाहर से क्या करते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स जो है हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बुनियाद पर अगर हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को देखें, हम हमारे साथ जो क्या कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसकी क्लासिफिकेशन को देखें, तो हमारे साथ मुख्तलिफ क्लासेस है, ठीक है। जिस तरह से हमने इंसुलिन के बारे में बताया था कि हमारे साथ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, लॉन्ग टर्म एक्टिंग इंसुलिन है, और इंटरमीडिएट टर्म इंसुलिन थे, ठीक है। इसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी है हमारे साथ, जो शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिनकी हाफ लाइफ जो है वो लेस देन 12 आवर्स होती है, ठीक है। वो हो गए। इसी तरह से हमारे साथ पहले नंबर पर आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन।
हाइड्रोकॉर्टिसोन इसकी रिलेटिव एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी क्या है, 1 है। इसी तरह से मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो एक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसमें इसी तरह से इक्विवेलेंट डोज हम कितनी देते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन की, 20 मिलीग्राम देते हैं। रूट के ज़रिए पर ओरल भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, आईवी के ज़रिए भी दे सकते हैं और आई ए के ज़रिए भी दे सकते हैं। आई ए किसे कहते हैं? आई ए का मतलब है इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन जो है इसको इसकी जो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी को देखें तो कॉर्टिसोन की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है, पोटेंसी से मुराद जो शिद्दत है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो 0.8 है, मतलब हाइड्रोकॉर्टिसोन से कम है। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकोइड के तौर पर इसके असरात जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको हम 25 मिलीग्राम देते हैं, पर ओरल भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी हम दे सकते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो इसकी जो टाइम पीरियड हाफ लाइफ होती है वो 12 आवर्स से लेकर 36 आवर्स तक होती है, ठीक है। इसमें आपके साथ प्रेडनिसोलोन आ जाते हैं, प्रेडनिसोन आ जाते हैं, प्रेडनिसोलोन आ जाते हैं, और इसी तरह से हमारे साथ दूसरे हैं। सो प्रेडनिसोन की अगर हम बात करें तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी 3 to 5 है या 3.5 है, मतलब हाइड्रोकॉर्टिसोन से ज़्यादा है। इसकी जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन है वो मॉडरेट है, दरमियाना है। ये हम 5 मिलीग्राम डोज में देते हैं और पर ओरल सिर्फ देते हैं, जबकि प्रेडनिसोलोन की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है वो 4 है, मॉडरेट है। 5 मिलीग्राम डोज में देते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, आईएम के थ्रू भी दे सकते हैं और आईवी के ज़रिए भी दे सकते हैं। और क्लियर है? जी, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ग्लूकोकार्टिकाइड्स की तरफ, ठीक है। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसकी जो डोजेज है, उसकी जो रिलेटिव एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है, ठीक है, वो डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं हमारे साथ जो दूसरी क्लास है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो वो कौन सी है, ट्राइमेकानोलोन। ट्राइमेकानोलोन जो है इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है वो क्या है, 5 है। इसके साथ साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन जो है इसकी 0 है। इसको हम 4 मिलीग्राम अमाउंट में जो है पेशेंट को देते हैं, पर ओरली भी दे सकते हैं, आईएम के ज़रिए भी दे सकते हैं और इंट्रा ओशियल भी दे सकते हैं, आप लोग जो कहते हैं, तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। फिर इसी तरह से फ्लूप्रिडनिसोलोन है, ठीक है। फ्लूप्रिडनिसोलोन की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है 10 है। इसी तरह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसकी 0 है। इक्विवेलेंट डोज जो है 1.5 मिलीग्राम देते हैं और सिर्फ पर ओरल के थ्रू जो है हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ अगर हम आ जाए तो इसमें हमारे साथ पैरामेथासोन्स आ जाते हैं, जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है वो क्या है, पोटेंसी 10 है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसकी 0 है। 2 मिलीग्राम डोज में हम देते हैं और सिर्फ ओरली पेशेंट को आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डिक्सामेथासोन की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है वो 30 है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसकी 0 है। 0.75 मिलीग्राम डोज में हम पेशेंट को देते हैं, पर ओरली, इंट्रामस्कुलरली और इंट्राओशियल, ठीक है। बीटामेथासोन जो है इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है वो 30 है। इसके साथ साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसकी 0 है। डोज 0.6 मिलीग्राम देते हैं, पर ओरली, आईएम और आईए के थ्रू जो है हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो एमसीक्यूज आपने इसको कैसे याद करना है, अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके एग्जाम में इससे आएंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपके पास कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गए, कॉर्टिसोन्स हो गए, 2 क्लासेस आपके पास शॉर्ट एक्टिंग में आती है। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपके पास प्रेडनिसोलोन आते हैं और इसी तरह से प्रेडनिसोन्स आते हैं। ये आपके पास मिथाइल और इसी तरह से मिथाइल ड्राई प्रेडनिसोलोन हो गए, ठीक है।
तो ये आपके पास इंटरमीडिएट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में